बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट हाफ आज हमने करना है पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, हाफ चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के अंदर से हर लाइन हर टॉपिक से आपको लगवा चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हमने करना है सेकंड हाफ चैप्टर जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 21 से। हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार और पास्ट पेपर्स के जिस नोट्स में से मैं आपको करवा रही हूँ उसके क्वेश्चन नंबर 40 से। तो हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार, यहाँ से मेरे साथ पढ़ना शुरू करें चैप्टर। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा आता है वो आपका है कार्बन चक्कर किसे कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नाइट्रोजन की मिकदार हवा में मुस्तकिल कैसे रहती है। नाइट्रोजन उसके आगे लिख लें की मिकदार हवा में मुस्तकिल कैसे रहती है। कोई 500 दफ़ा जो है तकरीबन मैंने पास्ट पेपर के अंदर ये क्वेश्चन देखा है, यानी कि हर पेपर के अंदर एक नए ग्रुप में मॉर्निंग या इवनिंग ये क्वेश्चन लाजमी आता है। तो अपनी अपनी बुक्स में मेरे साथ निशान लगा लें और लिख लें कि नाइट्रोजन की मिकदार हवा में मुस्तकिल रहती है किस तरह से, ये आपने बताना है। इसका जवाब आपका आएगा जी नाइट्रोजन जो है यहाँ से आपने बताना है फ़ज़ा में 2 एटमी मॉलिक्यूलर हालत में पाई जाती है। ये हवा में बिलिहाज हज़म सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जुज़ू है, यानी जिसका वज़न सबसे ज़्यादा हवा में होता है ना वो नाइट्रोजन की गैस है। और ये 2 एटम बनाती है मिलके, यानी एक एन और एक एन मिलके 2 एटमी यानी N2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये ऑक्सीजन की निस्बत कम आमिल है, यानी इसका फ़ायदा बहुत है लेकिन ऑक्सीजन का ज़्यादा है। ऑक्सीजन का तो फिर सांस लेना तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, सांस लेने के बाद सबसे ज़रूरी गैस जो है वो नाइट्रोजन है। इसलिए हवा में इसकी मौजूदगी क्या करती है, ये अगर हवा में नाइट्रोजन है तो क्या होगा, कंबशन, यानी कोई चीज़ जलेगी ना तो कम जलेगी। अगर नाइट्रोजन ना हो तो धमाका हो जाए, हर चीज़ जल के राख हो जाए। तो कंबशन कम होता है, ठीक है, किसकी वजह से, नाइट्रोजन की वजह से। और जंग लगना कम होता है किसकी वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है। एक फ़ायदा इसका ये हो गया नाइट्रोजन का क्या किरदार है। इसके ऊपर आप लिख लें किरदार और उसके आगे लगा लें क्वेश्चन मार्क कि ये नाइट्रोजन का किरदार है। क्या किरदार है कि एक मौजूदगी कंबशन और जंग लगने के अमल को कम करती है। जंग नहीं लगता लोहे को क्योंकि हवा में नाइट्रोजन होती है। अगर हवा में नाइट्रोजन ना हो, हर लोहे से बनी हुई चीज़ जंग लग के ख़राब हो जाए। इसलिए जहाँ नाइट्रोजन कम होती है हवा में वहाँ पर जंग ज़्यादा लगता है। नाइट्रोजन पौधों और जानवरों में प्रोटीन की सूरत में पाई जाती है। पौधों में खाते हैं हम पत्ते या जानवरों का गोश्त खाते हैं तो उनके अंदर जो प्रोटीन होती है वो नाइट्रोजन होती है। जानदार पौधे और दूसरे जानदारों से प्रोटीन हासिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ तक जो है इसके 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन आ गया कि पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से आ गया नाइट्रोजन का किरदार, ठीक है। दूसरा आ गया नाइट्रोजन के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आपने देखना है नाइट्रोजन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैंने इसके ऊपर लिख दिया क्या जानते हैं। इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड हाफ चैप्टर का पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल है हवा में नाइट्रोजन का क्या किरदार है या नाइट्रोजन की क्या अहमियत है। किरदार भी लिख लें इसके ऊपर और अहमियत भी लिख लें इसके ऊपर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरा सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन की मिकदार हवा में मुस्तकिल कैसे रहती है। तो ये जो है मैंने आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये वाला इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपने शुरू करना है। पौधे अपनी नाइट्रोजन ज़मीन से नाइट्रेट्स की शक्ल में जड़ों के ज़रिए हासिल करते हैं। पौधों को नाइट्रोजन गैस चाहिए होती है ना, जैसे हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है, तो वो कहाँ से लेते हैं, ज़मीन के अंदर ना उनकी जड़ों के अंदर मिट्टी के अंदर नाइट्रेट्स बने होते हैं, उससे वो नाइट्रोजन निकालते हैं। बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यही नाइट्रोजन पौधों से जानवरों में पहुँचती है। पहले पौधे लेते हैं ज़मीन से, फिर पौधों को खाते हैं जानवर। ये नाइट्रोजन किनको मिल जाती है, जानवरों को। फिर जानवर और पौधे मरते हैं और मरने के बाद गल सड़ जाते हैं उनके जिस्म। फिर उनकी प्रोटीन जो है ना वो अमोनियम कंपाउंड बन जाती है। जब जानवर और पौधे मर जाते हैं तो उन्होंने सारी उम्र जो नाइट्रोजन खाई होती है, पौधों को खा के जो प्रोटीन ली होती है, वो दोबारा क्या बन जाती है, अमोनियम कंपाउंड्स। और फिर बैक्टीरिया के अमल से ये कंपाउंड नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स में तब्दील हो जाते हैं। फिर बैक्टीरिया जो है ना हवा के अंदर ये जरासीम होते हैं, वो जरासीम जब गले सड़े जो जानवर होते हैं ना उनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर वो जो अमोनियम कंपाउंड है वो नाइट्रेट्स बन जाते हैं और नाइट्रोजन बन जाते हैं और नाइट्रेट ज़मीन में रह जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन हवा गैस में चली जाती है। फितरत में बार बार मुसलसल होने वाला ये अमल जिसमें नाइट्रोजन जानदारों से मिट्टी और मिट्टी से जानदारों में मुंतकिल होती है। नाइट्रोजन पहले जानदार पौधों में जाती है, मिट्टी से पौधों में जाती है, फिर पौधों से जानवर और जानवर दोबारा मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन चक्कर चलता रहता है, हवा के अंदर से नाइट्रोजन ज़मीन में और ज़मीन से वापस हवा में। इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्कर और इसकी वजह से नाइट्रोजन की मिकदार मुस्तकिल रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, लंबा भी है, लॉन्ग के लिए भी कर सकते हैं, शॉर्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये पूरे पैराग्राफ के अंदर आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं जो आपके आ सकते हैं। पहला आएगा, हवा में नाइट्रोजन के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने यहाँ से यहाँ तक जवाब लगा देना है। दूसरा आएगा, नाइट्रोजन का हवा में क्या किरदार है? यहाँ से यहाँ तक आपने जवाब लगा देना है। तीसरा आएगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स का क्या किरदार है, या फिर नाइट्रोजन की मिकदार हवा में किस तरह से मुस्तकिल रहती है। लंबा क्वेश्चन है लेकिन याद करना है। कटिंग बीच में से अगर आप कहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको कटिंग किया हुआ आंसर बता दूँगी। जिन बच्चों को ये मुश्किल लग रहा है याद करने में, उनके लिए ईजी कर देंगे, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश करें पूरा क्वेश्चन याद करें। तो ये था नाइट्रोजन गैस का किरदार में से 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके पेपर के अंदर आते रहते हैं और आपने इनको करना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किरदार। अब इसके अंदर सबसे पहले जो सवाल आएगा वो आएगा कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितने फ़ीसद है। तो ये आपका MCQs है, इसके ऊपर लगा लें MCQs। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। उसके बाद आगे आएगा, कार्बन चक्कर से क्या मुराद है। जिस तरह नाइट्रोजन चक्कर हमने पढ़ा ना, इसको ही नाइट्रोजन चक्कर का भी सवाल है। इसी सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक, और यही सवाल नाइट्रोजन की मिकदार हवा में मुस्तकिल कैसे रहती है, कैसे भी लिखना है, इसके आगे लिख लें। दोनों सवालों का एक ही जवाब है। अगर नाइट्रोजन चक्कर आएगा उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के अपने बुक के ऊपर रख लें, तब भी यही जवाब। और अगर नाइट्रोजन की मिकदार हवा में कैसे मुस्तकिल रहती है, तब भी यही जवाब। तीनों क्वेश्चन इस टॉपिक में से पढ़ा भी दिए, समझा भी दिए और निशान भी लगवा लिए। अब चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। पहला MCQs आ गया। दूसरा जो सवाल यहाँ से आएगा वो आएगा, कार्बन चक्कर से क्या मुराद है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आने वाला सवाल, कार्बन चक्कर से क्या मुराद है। तो इसके अंदर आपने करना है, अगर पेंसिल से लिखा हुआ नज़र नहीं आया तो थोड़ा डार्क कर दिया करूँगी आगे से। यहाँ से आपने शुरू करना है जी, फोटोसिंथेसिस का अमल जिसमें फ़ज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, और रेस्पिरेशन, जलने और गलने सड़ने के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फ़ज़ा में वापस आती है। इस चक्कर को, ये है आपका मेन जवाब, कार्बन चक्कर, ठीक है, कहते हैं, कहा जाता है। तो ये आ गया आपका इस टॉपिक का पहला और वैसे आपके सेकंड हाफ चैप्टर का चौथा सवाल, ठीक है। यहाँ से आप निशान लगाएं, लिख लें क्वेश्चन नंबर 4 पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, 3 सवाल आपके ये हो गए। उसके बाद आ गया ये आपका 4th वाला क्वेश्चन। इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है, लिखना। और MCQs ये वाला है कि कितनी है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार, 0.03%। अब उसके बाद आ जाते हैं, इन टॉपिक के अंदर से आपके यही सवाल थे बस। आगे आ जाता है आपका, आ जाता है जी नोबल गैसेज या रेयर गैसेज के बारे में बताएं। तो इस टॉपिक के अंदर से आपके पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे कि हमें इस्तेमालात बताएं। सबसे पहली गैस है हीलियम गैस। वो बताएंगे हीलियम गैस के बारे में आप क्या जानते हैं या इसका क्या काम है। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। हीलियम बहुत हल्की गैस है, मौसमी गुब्बारों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये आप काट दें हाइड्रोजन के मुतबादिल तौर पर, इतना ही लिख लें बस। ये हल्की गैस है और मौसमी गुब्बारों में इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन था हीलियम के बारे में आप क्या जानते हैं। पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ से समुद्री गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं। तो आपने MCQs बताना है, हीलियम और ऑक्सीजन। ये आपके MCQs हैं कि समुद्री गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन। फिर आएगा नियोन गैस का क्या इस्तेमाल है, नियोन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपने बताना है कि भड़की रो गुजरने पर सुर्ख दहकती चमक खारिज करती है, यानी इसके अंदर से अगर लाइट गुजारो ना तो रेड कलर की रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से इसे एडवर्टाइजिंग साइन में इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते हैं ना दुकानों के बाहर, उसके अंदर ये नियोन इस्तेमाल होती है। तो ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन, नियोन गैस का इस्तेमाल बताएं। इस्तेमाल के आगे क्वेश्चन मार्क लगा ले। तीसरा आएगा ऑर्गन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गन का क्या किरदार है। तो यहाँ से यहाँ बताना है, बिजली के बिलों में इस्तेमाल होती है, नॉन रिएक्टिव गैस के तौर पर, और फ्लोरोसेंट और ट्यूब्स में, फोटो ट्यूब्स में इस्तेमाल होती है। फ्लोरोसेंट यानी रोशनी वाली जो चीज़ें होती है ना, बल्ब वगैरह, इसके अंदर से, जैसे ऑर्गन से बड़ा बल्ब है, जो लाइट होती है टिकटॉक की, इनके अंदर ऑर्गन होता है। तो ये 3 चीज़ें नोबल गैसेज या रेयर गैसेज, इन्हीं को कहा जाता है। इनके बारे में ये 3 क्वेश्चन आएंगे। हीलियम का क्वेश्चन आ जाएगा, ऑर्गन का क्वेश्चन आ जाएगा और नियोन का क्वेश्चन आ जाएगा। या वो आपसे पूछ सकते हैं 3 नोबल गैसेज के नाम बताएं या रेयर गैसेज के नाम बताएं।
अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे हीलियम, नियोन और आर्गोन 3 नोबल गैसेज हैं या 3 रेयर गैसेज हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा क्रिप्टॉन के बारे में आप क्या जानते हैं? क्रिप्टॉन फ्लोरोसेंट रोशनी और फोटोग्राफी फ्लैश लैम्प्स में इस्तेमाल होती है। रेडोन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। MCQs भी आ सकता है। और बस यही आपका यहाँ से यहाँ तक सवाल था। उसके बाद आ जाएगा कि नोबल गैसेज के बारे में आप क्या जानते हैं। ये जो मैंने आपको लिखा है ना पहला सवाल नोबल गैसेज, उसका जवाब यहाँ पे है कि नोबल गैसेज इंतहाई नॉन रिएक्टिव हैं। चंद कीमियाई तामलात के बाद, थोड़े से केमिकल रिएक्शन के बाद ये इनर्ट हो जाती हैं, यानी कि रिएक्शन नहीं करती, थक जाती हैं और उसके बाद ये रुक जाती हैं। मज़ीद ये मेटल्स की इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में भी मुफीद हैं। जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर रहे थे ना लोग, वो नोबल गैसेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ गया था आपके इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन, नोबल गैसेज के बारे में आप क्या जानते हैं, उसका सवाल का जवाब। तो पहले अगर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन याद करना है तो वो ये कि नोबल गैसेज के बारे में आप क्या जानते हैं यहाँ से यहाँ तक। दूसरा आपने करना है यहाँ से कि हीलियम के बारे में आप क्या जानते हैं, नियोन का क्या काम है, ऑर्गोन का, और पूछ सकते हैं कि क्रिप्टॉन और रेडॉन के बारे में आप हमें बताएं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस टॉपिक के अंदर से तैयार करने थे। आगे आ गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी आयरन का टॉपिक। इसके अंदर से अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आ जा सकता है कि आयरन के बारे में आप क्या जानते हैं। यही बातें हर इस आयरन, सोडियम, इन हर टॉपिक के बारे में वो आपसे बार बार यही बातें पूछेंगे कि इनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो है इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो आएगा आयरन हमारे लिए जो है वो क्या किरदार अदा करता है। तो आपने बताना है कि आयरन बार टॉपिक आता है जी आयरन का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर से सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर्स के अंदर रिपीट हुआ है वो यही है, आयरन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इंसानी जिस्म में आयरन का क्या काम है, आयरन का क्या किरदार है, या आयरन जानदारों के लिए कैसे लाजमी एलिमेंट है। 4 किस्म के उन्होंने लहदा सवाल बना कर दिए हैं पास पेपर्स के अंदर 13 दफ़ा। सबका जवाब एक ही पैराग्राफ है, वो ये वाला पैराग्राफ है। आयरन तमाम जानदारों के लिए लाजमी एलिमेंट है। हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन को मुंतकिल करता है और कम नुकसानदेह है, लेकिन इसके ज़्यादती दूसरे अज़ा को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ साइटोसिस का सबब भी बन सकती है। यानी इसमें यही बता रहे हैं कि ज़रूरी है। हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर होता है ये, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के अंदर होता है, लेकिन एक खास मिकदार तक। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर दूसरे जिस्म के हिस्से को जो है वो नुकसान पहुँचता है और उसके साथ कौन सी बीमारी हो जाती है, साइटोसिस। और ये क्या काम करता है, जिस्म में ऑक्सीजन फैलाता है। ऊपर सर से लेके पाँव तक ऑक्सीजन जो सांस हमें पहुँच रहा है वो आयरन की वजह से पहुँच रहा है, जो कि हीमोग्लोबिन में होता है या मायोग्लोबिन में। तो ये क्वेश्चन इसका आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। इस टॉपिक के अंदर से आपने जो है सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ यही क्वेश्चन तैयार करना था। उसके बाद आ जाता है जी सोडियम का क्वेश्चन। आगे आपके जितने भी टॉपिक हैं उन सब के मैंने ये पास्ट पेपर्स के अंदर से सारे आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको ढूंढ के आपके लिए ज़रूरी लाइनें जो हैं वो हेडलाइन करवा दी, उनके आंसर लगवा दिए हैं। चलें देखते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन हमेशा यही आता है पास्ट पेपर्स के अंदर, सोडियम के इस्तेमालात बताएं या सोडियम के 2 फ़वाइद बताएं, फ़वाइद या इस्तेमालात। तो इसका जवाब आपने यहाँ से लगाना है जी। अपनी बुक्स खोल लें। ये एलिमेंट स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए सोडियम वेपर लैंप में इस्तेमाल होता है। जो स्ट्रीट लाइट गलियों में जो बल्ब लगे होते हैं ना, उनके अंदर जब लैंप होता है, लाइट जिससे पीली रोशनी खारिज होती है, ये लैंप चमकदार पीली रोशनी खारिज करता है, उसके अंदर सोडियम होती है। ये इसका एक इस्तेमाल या फ़ायदा है। दूसरा आपने यहाँ से करना है, सोडियम नाइट्रेट्स के खून के प्लाज्मा का एक लाजमी जुज़ू है। वर्टेब्रेट जो इंसान, जानवर, पौधे जिनके अंदर, पौधों के अंदर तो नहीं, इंसान और जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उनके खून का एक लाजमी हिस्सा होता है सोडियम, वरना उनकी कमर की हड्डी सीधी नहीं हो सकती और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते अगर सोडियम ना हो। तो ये पहला यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दूसरा यहाँ से यहाँ तक इसका इस्तेमाल भी है और फ़ायदा भी है। जब भी पेपर के अंदर आएगा आपने ये 2 पॉइंट इसके हवाले से सिर्फ याद करने हैं और यही लिखने हैं पूरे टॉपिक के अंदर से। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट आपका है टॉपिक पोटाशियम। तो उसके बारे में इन्होंने पूछना है पोटाशियम के फ़वाइद बताएं। ज़्यादातर पास पेपर के अंदर यही सवाल आया है। तो आपने यहाँ से शुरू करना है पैराग्राफ। ये एलिमेंट तमाम जानदारों के जिस्म का लाजमी हिस्सा है, ना सिर्फ नर्वस सिस्टम यानी कि इंसान के दिमाग, बल्कि दिल के अफ़ाल के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। ये दिल के लिए भी ज़रूरी है, दिमाग के लिए भी ज़रूरी है। पोटाशियम बेज़रर है, यानी इसका कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ फ़ायदा ही होता है। लेकिन अगर मैमल्स मतलब दूध देने वाले जानवरों की वेन्स में दाखिल किया जाए तो फिर निस्बतन जहरीला है। अगर दूध देने वाले जानवरों को टीके के ज़रिए उनकी नाड़ों के अंदर ये लगा दिया जाए पोटाशियम, तो फिर ये उनके लिए जहर बन जाएगा। वरना अगर मुनासिब मिकदार में दिया जाए तो ये बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये उनके दिमाग के लिए भी अच्छा और उनके दिलों के लिए भी अच्छा किरदार अदा करता है। उसके बाद आ जाता है जी सवाल, मैग्नीशियम और ड्यूरालोमन के इस्तेमाल बताएं। ये अक्सर सवाल मैंने बार बार पास्ट पेपर्स के अंदर देखा है, मैग्नीशियम और ड्यूरालोमन,
ठीक है, इनके इस्तेमाल बताएं। तो आपने यहाँ से पैराग्राफ शुरू करना है। मैग्नीशियम जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का अलॉय है। मैग्नीशियम किससे मिलकर बनता है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से। इस जो चीज़ मिलकर बनती है उसे कहते हैं अलॉय। और ड्यूरा अलोमन जो एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम का अमेज़ा है। इन 4 चीज़ों से मिलकर ड्यूरा अलोमन बनता है और इन 2 चीज़ों से मिलकर मैग्नीशियम बनता है। ये क्या बनाने में इस्तेमाल होता है? ये दोनों अलॉय दोनों मिलके अलॉय बनते हैं। पहले उनको मिला के एक कंपाउंड बनाते हैं, फिर ये कारों, हवाई जहाज़ और मशीनों के मुख्तलिफ पुर्जे बनाने में इस्तेमाल होता है। इससे कार, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ और मशीन बनती हैं। उसके बाद कैल्शियम का टॉपिक आ जाता है। इसके अंदर से सवाल आएगा कैल्शियम का इंसानी जिस्म में किरदार बताएं कि इंसान के जिस्म के अंदर कैल्शियम क्या करती है। तो आपने यहाँ से शुरू करना है। ये सेल वॉल, हड्डियों और शेल्स का लाजमी जुज़ू है। खून के जनने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसकी मिकदार 0.2 से 0.1% तक होती है। सेल मेम्ब्रेन की शनाख्त और अफ़ाल में अहम किरदार अदा करता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा। इसके अंदर से एक सवाल तो ये आता है ना, कैल्शियम का इंसानी जिस्म में क्या किरदार है। दूसरा ये भी आता है, सेल मेम्ब्रेन में कैल्शियम का किरदार बताएं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में कैल्शियम का किरदार बताएं। इतना सवाल लोग पूछ लेते हैं। तो आपने यहाँ से बताना है सेल मेम्ब्रेन की साख्त और अफ़ाल में अहम किरदार अदा करता है। कैल्शियम की कमी की वजह से पौधों में सेल मेम्ब्रेन टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो ये था कैल्शियम का सवाल। उसके बाद आ गया फॉस्फोरस के, या तो फ़वाइद पूछ लेंगे या फॉस्फोरस के इस्तेमालात पूछ लेंगे। तो फ़वाइद पूछे या इस्तेमालात आपने यहाँ से शुरू करना। ये सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट की शक्ल में बतौर खाद, यानी कि खाद जो हम पौधों को देते हैं ना बकसरत इस्तेमाल। उसके बाद अगले पेज पे ही है होता है फॉस्फोरिक एसिड और इसके नमकियात खुराक की सनत में, डिटर्जेंट्स बनाने में और रीपैकिंग पाउडर में इस्तेमाल होते हैं। फॉस्फोरस माचिस बनाने में भी इस्तेमाल होता है। माचिस में, सर्फ वाले पाउडर में, बेकिंग पाउडर में, ये सारा कुछ फॉस्फोरस इस्तेमाल होता है। बस इसके अंदर से आपने पूरे टॉपिक के अंदर से यही शॉर्ट क्वेश्चन करना था। फिर आ जाएगा फ्लोरीन के 2 इस्तेमालात बताएं। तो आपने यहाँ से शुरू करना है। फ्लोरीन दूसरे कंपाउंड, रेफ्रिजरेंट, बेहोश करने वाले अद्वियात और इंसुलेटर वाली अशिया बनाने में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ क्लोरीन के इस्तेमाल बताएं। क्लोरीन के अंदर से भी इस्तेमाल ही पूछेंगे या फ़ायदे पूछेंगे। तो आपने यहाँ से शुरू करना है ये वाला पैराग्राफ। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लोरीन एक आम प्लास्टिक का मरकब है। इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। ये ख़ास तौर पर वाटर प्रूफ मवाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं और पौधों और दूध देने वाले जानवरों के लिए लाजमी एलिमेंट है। पहला फ़ायदा इस्तेमाल इसका यहाँ से यहाँ तक, दूसरा फ़ायदा या इस्तेमाल यहाँ से यहाँ तक। फ्लोरीन का भी आपको पता चल गया, एक ही फ़ायदा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अंदर ही उसके सारे फ़ायदे इस्तेमाल आ जाएंगे। तो ये जितनी लाइनें आपको निशान लगवाई जा रही हैं ना, सिर्फ यही आपने टॉपिक के अंदर से पूरे याद करने हैं। और इतना अगर आप तैयार कर लेंगे, आपके पेपर की गारंटी 100% गोहर हेल्पिंग हैंड की। तो अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा। आयोडीन के बारे में पूछेंगे। आयोडीन के 2 फ़ायदे बताएँ या आयोडीन के 2 इस्तेमालात बताएं। तो आपने इसका जवाब यहाँ से लगाना है। ये एलिमेंट रंगीन फोटोग्राफी और अद्वियात साजी में इस्तेमाल होता है। जरासीम कश के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बस यहाँ से यहाँ तक ये 2 पॉइंट इसका जवाब थे। इसके अलावा एक और सवाल आता है, वो आता है पौधों के अफ़ाल में आयोडीन का किरदार बताएं या पौधों के अंदर आयोडीन का किरदार बताएं। ये अलहदा है आयोडीन के इस्तेमाल, इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक और ये है। और ये अलहदा है पौधों के अंदर आयोडीन का किरदार, यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब है। कोई ख़ास अमल दखल नहीं होता, ताहम इसकी मिकदार बहुत कम पौधों की ग्रोथ के अमल को तेज़ करने का बाइस बनती है। ठीक है, अगर थोड़ी मिकदार में देंगे ना तो फिर ग्रोथ ज़्यादा होगी पौधों की। सेहतमंद पौधों में आयोडीन 0.5 ppm, MCQs भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इतने तक होती है 0.5 ppm तक, जबकि इसकी ज़ायद मिकदार पौधों के लिए नुकसानदेह है। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 2 के सेकंड हाफ चैप्टर के सारे टॉपिक्स के अंदर से हर लाइन के अंदर से जो जो पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है सब के आपको निशान लगवा दिए हैं, सब बता दिया है। पास्ट पेपर्स के अंदर से ढूंढ के मेहनत करके आपके लिए बुक के अंदर से निशान लगवाया है। अच्छी तरह इसको तैयार करें और बताएं कमेंट के अंदर कि जी हमने ये तैयारी कर ली है, इतना हमारा काम हो गया, इतना रह गया। और ये अहम नकात भी सारे बच्चों एक दफ़ा देख लीजिएगा, अपनी नज़र से गुजार लीजिएगा। कभी कभी इसके अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इन जो टॉपिक्स के अंदर जो मैंने आपको लाइन लिखवाई हैं, जो हाईलाइट करवाई हैं, अगर कोई बच्चा इतने क्वेश्चंस बस तैयार कर लेता है, उसके पेपर के अंदर 75 मार्क्स पक्के हैं। ये गारंटी गोहर हेल्पिंग हैंड की है। तो सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपने पूरे चैप्टर के अंदर से तैयार करने हैं, बाकी आपको कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं लेकिन कम, ज़्यादा क्वेश्चन जो है ज़्यादातर 6 सवाल अगर आपके एक पार्ट में आने हैं ना, 9 में से 6 करने होंगे।
तो 9 में से जो 3 है ना शायद वो एक्सरसाइज वाले हों और बाकी 6 जो हैं वो चैप्टर के अंदर से इन लाइंस के अंदर से दिए होंगे जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। तो इनको निशान लगवाएं, 2 से 1 दिन के अंदर कंप्लीट करें। अपनी सीरीज़ का डे 6 कंप्लीट करें। ये आपकी सीरीज़ चल रही है पूरे चैप्टर्स की तैयार करने की। डे 6 के अंदर हमने सेकेंड चैप्टर सेकेंड हाफ करके कंप्लीट कर देना है। कल डे 7 को हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, लेकिन उससे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करके कमेंट के अंदर बताना है कि हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, MCQs भी कंप्लीट हो गए, अब हम तैयार हैं चैप्टर नंबर 3 के लिए। खुदा हाफिज़। गोहर हेल्पिंग हैंड बेस्ट चैनल है जनरल साइंस के लिए, याद रखिएगा।